चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा भी मेंस है, हालांकि तैयारी तो जो भी है जितना भी है ना। बाकी 3 को प्री है, तो करंट अफेयर का था और साइंस आपको पता होगा एक जो ग्रुप सी का हिस्सा है ही नहीं, उसे हमें प्री में पढ़ना पड़ता है क्योंकि यूकेपीएससी ने साइंस भी उसमें अपडेट कर रखा है ना। तो यही है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे, लेकिन हाँ जो भी होगा मैं कवर करवा दूंगा और आपका 10 या 15 के जो भी डेट निकालूंगा उस दिन के बाद आपके प्रैक्टिस पेपर शुरू करवा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन ना ले, आपकी तैयारी जो हो जाएगी एक अच्छे लेवल पे करवा दूंगा। जिस तरीके से ग्रुप सी पेपर सेट करता है वैसे ही मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिएगा, लास्ट टाइम पे हमने IMF और वर्ल्ड बैंक पढ़े थे, तो मैंने इस पे लिख दिया था कि मैं भूलूं ना कल जब आपको पढ़ाऊं। तो इस ये IMF और वर्ल्ड बैंक ना कुछ रिपोर्टों का प्रकाशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट या कौन सी किस चीज का प्रकाशन होता है, ठीक है। तो एक एक करके लिखिएगा। IMF, सबसे पहले IMF लिखिएगा, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये सबसे पहले रिपोर्ट निकालता है, लिख लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते रहिएगा। एक बार क्वेश्चन आ रखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है वो कौन सी संस्था निकालती है, तो IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा देखिएगा फिजिकल मॉनेटरी, ठीक है, फिजिकल मॉनेटरी भी जो है लिख लीजिएगा, IMF जो है लॉन्च करता है रिपोर्ट, ठीक है। अगला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी याद रखिएगा, IMF जो है वो प्रकाशन करता है। चौथी इसकी रिपोर्ट है, लिखिएगा, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वित्त और विकास, फाइनेंस और डेवलपमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस और डेवलपमेंट, तो ये 4 प्रकार की जो रिपोर्ट है उनका प्रकाशन करता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, फिजिकल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगला फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट, ये IMF लॉन्च करता है। 4 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है। देखिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, वर्ल्ड बैंक पहले निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, IMF निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट। वर्ल्ड दोनों में है, रिपोर्ट लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, लिख लीजिएगा पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जो है वो वर्ल्ड बैंक निकालता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैं पहले बता रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग आपने बहुत सुना होगा, भारत एक बार अंडर 100 में आ गया था, उसके बाद अभी बहुत आगे आ चुका है, तो इस पे बहुत चर्चा हुई थी 2016-17 के आसपास में, आपने देखा होगा मोदी सरकार ने इसमें अंडर 100 से अब बहुत आगे आने पे टॉप 15 में आने पे काफी नारेबाजी भी की थी और बताया भी था इंडिया वासियों को कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये वही है ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ठीक है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टर, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टर जो रिपोर्ट है ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है, लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कई बार पूछी गई है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कई बार पूछी गई है, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कई बार पूछी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट ये भी कई बार पूछी गई है, लिख लीजिएगा, किसने, वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। इस बीच थोड़ा मेरी तबीयत भी खराब है, आपको बताना चाहूंगा, काफी खांसी और हल्का बुखार है, तो उसकी वजह से भी कई बार, हाँ, तो काफी मैं सोच रहा हूं कि इस पे ही हमारा काम हो और ये हमारा आगे चले UNO, ठीक है। आज मैं UNO पढ़ा देता हूं। देखिएगा, एक बार पढ़ाऊंगा तो जो नए बच्चे हैं वो ये भी मत सोचना कि यार सर फालतू पढ़ा रहे हैं, कोर्स आपका बिल्कुल चलेगा, टेंशन ना ले, ये भी आपका पार्ट ऑफ कोर्स ही है, याद रखिएगा, सिलेबस का ही हिस्सा है, आप सिलेबस कवर कर रहे हो, ये याद रखिएगा। सिलेबस लिख लो, सीधे लिख लेना कि सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, पूरा UKSSC सिलेबस में है, तो सर जो भी पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है, फालतू बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे, ये अपने मन में डाल लेना पहले तो, ठीक है, ये बिल्कुल मत बनाना
मन की कुछ गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं अभी वो पढ़ा रहा हूँ, ये सब डिमांड में रहते हैं तो इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। देखिएगा बच्चों, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लगभग मैचिंग कर रहा है। यूएनओ यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो लगभग मैचिंग कर रहा है यूएसए और यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसका कारण है मैच करने का, इसको जो संयुक्त राष्ट्र नाम दिया है तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति रूजल वेल्ट द्वारा दिया गया है, लिखेगा रूजर वेल्ट द्वारा दिया गया है, ये नाम लिखेगा। हाँ, रूजल वेल्ट, सॉरी रूजर नहीं, रूजल वेल्ट द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है। देखिएगा, इसका स्थापना का प्रयास बताते हैं। सबसे पहले 1919 में राष्ट्रों का संघ नाम से हुआ था, तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रों का संघ जो है, पहले बता रहा हूं, देखिएगा राष्ट्रों का संघ, ठीक है। यूएनओ बनाने का खाका प्रथम वर्ल्ड वार के बाद ही शुरू हो गया था, थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लो, है ना। प्रथम वर्ल्ड वार जो चला था 1914 से 1918 पे चला था। इस टाइम पे भारत जो था गुलाम भी था, दूसरे में भी था, ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, और क्वेश्चन आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने देशों ने भाग लिया था, 39 देशों ने भाग लिया था, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1914 से 1918 के बीच में चला। अब यार आप लोग बोलते हो ना क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार तो इंपॉर्टेंट है ही ना, समझ में ना, विश्व युद्ध है तो इनको तो याद कर ही लो, किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा इंपॉर्टेंट दोनों वर्ल्ड वार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है वो मैटर करती है उसके इतिहास से, पहले बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज उसके इतिहास से और उसके वहां उस तत्कालीन में उनने कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन ला रखा है, तो उससे उसकी महत्वता लगाई जाती है। अगर किसी ने फाइनेंशियल रूप से, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आपने देखा होगा कि मध्यकाल में उसने फाइनेंशियल तरीके से क्या किया था, एक सिस्टम जो है डेवलप किया था, जिसे बोलते हो बाजार नियंत्रण नीति, ठीक है, उसने ही लाई थी, एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया था, और उसी के तहत उसने क्या किया था, दक्षिण भारत के राज्यों में अटैक किया था। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से अपना जो बाजार सिस्टम है वो नहीं बनाता, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो है दक्षिण भारत में अटैक नहीं कर पाता। क्योंकि देखिएगा, दो चीजें हैं, जैसे नेपाल की आर्मी है और यूएसए की आर्मी है, दोनों में फर्क क्या होगा समझ लो। यूएसए की आर्मी जो है संपन्न है, वहां पे खाना, समझ में आना, सोना, एक्सरसाइज, हर चीज जो है A+ होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नेपाल में नहीं होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा एडवांस डेवलप है तो वहां पे एडवांस होगा। ऐसे में क्या होगा, जो सैनिक होंगे वो भी प्रेरित होंगे सेना में जाने के लिए और वहां पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी ही सेवाएं जो है A+ मिल रही है। अब यार एक जगह आपको चारपाई में सो रहे हो, रात को वो टूट जा रही है, आप नीचे गिर जा रहे हो, आप हिमालय में लड़ने जा रहे हो और आपके पास AK-47 नहीं है, वो गन वाली है, आपके हौसले वैसे पस्त होंगे। आप हिमालय में लड़ने के जा रहे हो, आपके लिए अच्छे बूट है, आपके पास क्वालिटी की बंदूक है, आप यहां से लगभग आप मान के चल लो कि 400 से 500 मतलब 100 से 200 किलोमीटर पे वार कर सकते हो, समझ में आना, वो चारों ओर चलती हो, तो प्रोटेक्शन भी है और पैसा भी है। अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी सेना को ये करते जा रही है, प्रोटेक्शन अच्छा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधा दे रही है। आपने देखा होगा मेडिकल कैंटीन आर्मी वालों के लिए बहुत मतलब क्या रहती है, कम कीमतों पे देती है ना। स्वास्थ्य सुविधा है, आर्मी कैंटीन आपने देखा होगा। आर्मी वालों की पेंशन मतलब जो भी है पैसा आता है उनका, सैलरी अच्छी है ना, रिटायरमेंट कर देते हैं 35 से 40 के बीच में, तो एक अच्छी फैसिलिटी दे रही है जो इंडियन गवर्नमेंट भी है ना। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वही था यहाँ पे जो वर्ल्ड वार का था, ठीक है। तो इंपोर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है, कैसी पढ़नी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये है, समझ में आना। तो इसी प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार तो इंपोर्टेंट हो ही जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था,
यार दोबारा ऐसी घटना ना होकर के एक राष्ट्र संघ बनाया गया 1919 में। तो क्वेश्चन आता है विश्व को पहली बार एक करने का प्रयास निम्नलिखित में से किस संघ के माध्यम से किया गया था? तो राष्ट्रों का संघ नाम से 1919 में। अब देखिएगा ये राष्ट्रों का संघ बनाया गया था, लेकिन ये इतना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। इसके बाद आपने देखा होगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, है ना, तो ये फेल हो गया राष्ट्रों का संघ। ये चला 1945 तक, देखिएगा पूरी कहानी 1945 तक चला, ठीक है। अब जब 1945 तक चला तो 1944 के आसपास में ये महसूस हुआ कि जो हमने राष्ट्र संघ 1919 में बनाया था, अगर इसी को एक सिस्टमैटिक तरीके का बनाया होता, इसमें आर्टिकल्स डाले होते, इसकी कुछ संस्थाएं बनाई होती, इनकी कुछ भुजा बना होती, इनमें बहुत सारे देशों को जोड़ा होता, तो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर की नौबत नहीं आती। तो जो यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजरवेल्ट, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजरवेल्ट। तत्कालीन सोवियत संघ आप बोलते हो उसको, अभी तो रशिया हो गया है, उस टाइम पे सोवियत संघ था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे स्टालिन, ठीक है। और तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, हमारा भी है यूनाइटेड किंगडम भी है, उसके राष्ट्रपति थे चर्चिल। लिख लीजिएगा, चर्चिल लिख लीजिएगा। ये बात है 4 फरवरी 1944 की, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात है 4 फरवरी 1944 की। इससे संबंधित हर एक डेट जो है वो याद रखेगा। आज तो थोड़ा नफरत सी हो रही है इस संस्था को पढ़ाने में और पढ़ने में, लेकिन क्या करें, एग्जामिनर इसे ही हिट करता है ना, हकीकत तो देखता नहीं है। आपने रशिया और यूक्रेन वाले मुद्दे पे देख लिया होगा किस तरीके से मौन है ना? तो 4 फरवरी 1944 को याद रखिएगा, क्रीमिया शहर था, तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा था क्रीमिया। इसका एक शहर था याल्टा, नॉट माल्टा, याद रखिएगा, भूमध्य सागर पे है माल्टा। क्रीमिया शहर था, सोवियत संघ था, इसका नाम था याल्टा। तो याल्टा में एक बैठक होती है 4 फरवरी 1944 को। तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत संघ के स्टालिन और यूके के चर्चिल, यहां पे एक सहमति बनी कि यार अब हम ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने जा रहा है, अब हम कुछ ऐसी संस्था बनाएंगे जो इन फ्यूचर में देशों को जोड़ेगी, उनकी सहायता करेगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति होने से पहले ही उसका निपटारा करेगी, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद लिखिएगा, इसकी जो दूसरी बैठक हुई वो हुई 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक दूसरी बैठक हुई। ये हुई वॉशिंगटन में। कहां हुई? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन क्या था मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन एक शहर है, यूएसए की राजधानी है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट और कोलंबिया। वैसे बता दूं, यूएसए के पहले राष्ट्रपति का नाम भी वॉशिंगटन था, इसलिए इन लोगों ने अपनी राजधानी और अपने शहर का नाम उनके नाम पे रखा, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ने आपने सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, 1985 के आसपास में आपने सुना होगा, जिसने भारत में सिविल मतलब जो सैनिक सिविल सेवाएं थी, मतलब उसकी शुरुआत की, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसने बताते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था और अमेरिका को लगभग आजाद किया था, और दुनिया के पहले राष्ट्रपति भी वॉशिंगटन को ही बोला जाता है, ठीक है। कई मूवियां बन गई हैं इन पे, देखते रहिएगा ऐसे हिस्टोरिकल मूवी, ठीक है। तो 21 अक्टूबर से 1944 से 7 अक्टूबर 1944 के बीच में वॉशिंगटन में बैठक हुई, ठीक है, वॉशिंगटन में बैठक हुई। बाद में देखिएगा क्या हुआ, इस बैठक के बाद 26 जून 1945 को इसका चार्टर जो है, समझ में आना, चार्टर मतलब एक जो पन्ना बनाया गया था, चार्टर ले लो, है ना, पन्ना टाइप का, चार्टर में हस्ताक्षर हुए, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो 26 जून 1945 के इसके जब चार्टर में इस दिन साइन हुए थे कि यूएनओ बनने वाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनने वाला है, तो इस दिन इसके चार्टर में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखेगा। आगे बता रहा हूं, समझिएगा पूरी सिचुएशन को। आगे चल के 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया और इस दिन इसकी स्थापना वर्ष बनाया गया
और इसी दिन से इसने अपनी जो प्रोग्रेस है, काम है, करना शुरू किया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पे कब साइन हुए 50 देशों के, तो याद रखिएगा वो 26 जून 1945 को ही हो गए थे, पहले ही हो गए थे। ये डेट पूछी जा सकती है और आयोग ऐसे ही क्वेश्चनों को टारगेट कर रहा है, पहले बता रहा हूं, इंपोर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। तो इसके बाद इस दिन 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया, ठीक है। और 24 अक्टूबर को हम हर दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं। और इस दिन जब ये स्ट्रगल हुआ तो इसके कुछ समय बाद 51वां देश जुड़ा, कौन सा? पोलैंड। अभी चल रहा है ना पोलैंड, ये जुड़ा। तो जिस टाइम पे चार्टर पे साइन हुए थे ना, उस टाइम पे तो 50 थे, बाद में जब अस्तित्व में आया 51 हो गए। तो इसको भी इसका संस्थापक देश माना जाता है, किसको? पोलैंड को। आप यूएनओ की होम वेबसाइट पे या किसी भी अच्छी बुक पे देख लीजिएगा, इसको भी संस्थापक सदस्य देश मानते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जिस दिन चार्टर हुए थे उस दिन साइन नहीं थे, 26 जून से 24 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। 26 जून से 24 अक्टूबर के बीच में इसने हस्ताक्षर किए, मतलब 24 अक्टूबर से पहले ही कर ले, लेकिन 26 जून 1945 को 50 देशों ने कर लिया। कंफर्म हो गया कि भैया अब जो है वो आपका क्या बनने जा रहा है, याद रखिएगा, यूएनओ बनने जा रहा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पानी है ना, इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिएगा इसके मुख्यालय की बात आई तो एक मैनहट्टन द्वीप है, रॉकफेलर की जमीन थी। रॉकफेलर, वैसे रॉकफेलर बहुत अमीर फैमिली के बताया जाता है। रॉकफेलर था, न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप था, याद रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। मैनहट्टन द्वीप था, ये बताया जाता है कि रॉकफेलर नामक आदमी का था, न्यूयॉर्क में था। तो इसने क्या किया, इसने दान दे दिया। आप यार यूएनओ जैसी संस्था बना रहे हो, दोबारा वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैं जो हूं मैं आपको जमीन दे रहा हूं मैनहट्टन द्वीप पे, न्यूयॉर्क में। रॉकफेलर ने कहा, और यहां पे जो है यूएनओ का कार्यालय बनना शुरू हो गया। और इस कार्यालय बनने के एवज में अक्टूबर 1952 में इसकी पहली बैठक हुई, ऐसा बताया जाता है। आज बढ़िया तरीके से पढ़ोगे यूएनओ, ठीक है। एक नए तरीके से, नई स्टार्ट से आपने पढ़ा होगा, लेकिन कैसे पढ़ते हैं और कैसी परीक्षा की नजर रहती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा एडवांस भी नहीं करना है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना है। समझ में आया इतना? अब यूएनओ की स्थापना हो गई। अब देखिएगा स्टार्टिंग में, ये समझिएगा, स्टार्टिंग में यूएनओ के 6 अंग थे, ठीक है। पहला था सुरक्षा परिषद, 6 अंग थे, समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूं। दूसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद। तीसरा सचिवालय, ठीक है। चौथा न्यास परिषद। पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, लिखते रहिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। हाँ, एक महासभा, एक हो गई आपकी महासभा, महासभा जिसे आम सभा भी बोलते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग में जब यूएनओ बना था तो इसके 6 अंग थे, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, ठीक है, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। जो न्यास परिषद बनाया गया, ये बनाया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी देश आजाद नहीं हुए उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनको आजादी दिलाने के लिए ये बना था। और 1999 से ये निष्क्रिय हो गया, समझ में ना, अस्तित्व से खत्म हो गया। तो वर्तमान में पूछेगा आपका यूएनओ के कितने अंग है,
तो वर्तमान में बचे 5। देखिएगा, लेकिन जब स्टेबल हुआ था, जिस टाइम पे बना था, तो उस टाइम पे तो था ही न्यास परिषद, तो स्टेबिलिटी के टाइम पे पूछेगा तो 6 याद रखेगा, ठीक है। और वर्तमान में 5 हो गए हैं, आया समझ में। अब इन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, जितने भी हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इन सभी का हेडक्वार्टर है। सिर्फ एक इसका अंग है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय है द हेग, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। द हेग स्विट्जरलैंड में है। तो क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का कौन सा ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में न होकर किसी अन्य शहर में है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाएगा, तो बी प्रिपेयर, दैट इज कौन सा आंसर दोगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग में है। तो समझे ये, ठीक है, इतना समझे। अब देखो, एक एक करके चर्चा करेंगे। उस चर्चा से पहले एक एक चीज को तोड़ते हुए मैं आपको इसका क्लियर करवा देता हूं सब, ठीक है। आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ छोटा मोटा तो है नहीं। यूएनओ की कार्यकारी भाषा समझ में आना, यानी कि प्रशासनिक भाषा, कार्यकारी या प्रशासनिक भाषा 2 ही है, याद रखेगा, फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और इंग्लिश यानी अंग्रेजी 2 ही यूएनओ की कार्यकारी और प्रशासनिक भाषा है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी लैंग्वेज है वो याद रखेगा फ्रेंच और अंग्रेजी है। इसके अलावा अन्य 4 है, इसके अलावा अन्य 4 अरबी, ठीक है, दूसरा चीनी, तीसरा रशियन, 5वां स्पेनिश, सॉरी 6ठा स्पेनिश। अब देखिएगा, मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। तो यूएनओ की कार्यकारी और प्रशासनिक भाषा 2 है, फ्रेंच और अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूएनओ ने टोटल कितनी भाषाओं को एक्सेप्ट किया है, तो 6, ठीक है, अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी, टोटल तो 6 हो गई ना। 6 को अपनाया है, उसके 6 को अपनाने के बाद इसने क्या किया है, उन 6 में से 2 को अपनी कार्यकारी भाषा बनाया है। किसको, फ्रेंच लिखा है, फ्रेंच, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, और अंग्रेजी को इसने अपनी प्रशासनिक व कार्यकारी भाषा बनाया है। याद रखेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट इसके लॉन्च होते हैं और जो भी इसके ऑर्डर वर्ल्ड में आते हैं, तो वो या तो फ्रेंच या अंग्रेजी लैंग्वेज में आते हैं, समझ में आया ना। तो इसके अलावा इसने अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश को भी जगह दी है। इन फ्यूचर में इनको भी ये अपनी कार्यकारी या प्रशासनिक भाषा बना सकता है, धीरे धीरे विस्तार होगा। तो आ रहा समझ में, समझेगा, ठीक है। अब देखिएगा, पहला हम पढ़ते हैं महासभा। पहला पढ़ते हैं महासभा, ठीक है। देखिएगा बच्चों, महासभा में जो है लगभग प्रत्येक देश के सभी सदस्य होते हैं, 5 सदस्य तक भी भेज सकते हैं, ऐसा बताते हैं कोई भी देश। यूएनओ में याद रखिएगा 193 सदस्य हैं। लास्ट दक्षिण सूडान जुड़ा, ठीक है, दक्षिण सूडान। तो वर्ल्ड में भी 193 देश ही बनाते हैं। जितने यूएनओ देश बनाएगा, जितने यूएनओ ने अपनी उसमें ऑफिशियल साइट में दे रखा है, वो सब देश होंगे 193, ठीक है। तो महासभा याद रखेगा क्या होता है, इसमें प्रत्येक जितने भी 193 देश हैं, इनके जितने भी प्रतिनिधि हैं वो महासभा के मेंबर होते हैं, समझ में आना, महासभा के मेंबर होते हैं। एक देश 5 भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग एक ही देगा उस देश का। 193 है तो ये 5 को भी भेज सकते हैं। 193 पंजे कितना होगा, 5 तिया 15, 5 9 45, 1 46, 5 कम 5 4 9, यानी कि 965 आदमी महासभा में भेज सकते हैं, लेकिन वोट कितने देंगे, 193 ही तो देंगे, एक ही देगा। इसके अलावा इसको दुनिया की लघु संसद बोला जाता है, ठीक है, दुनिया की लघु संसद, दुनिया की लघु संसद इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा, लघु संसद इसे बोला जाता है। अब देखिएगा बच्चों, काम क्या करता है, मेन तो काम है ना, महासभा क्या काम करता है। देखिएगा महासभा क्या करता है, जैसे कोई नया मेंबर आने वाला हो, समझ में आया ना, कोई नया मेंबर आने वाला हो, ठीक है, तो उस पे चर्चा, इसके बजट पे चर्चा, जो यूएनओ का बजट है
उसके बजट पे चर्चा होती है, ठीक है, और अन्य चीजों पे चर्चा होती है। मुख्यतः ये जो है नए देशों के आगमन पे, ठीक है, बजट पे, अन्य चीजों पे यहाँ पे चर्चाएं होती है, याद रखेगा। तो ये सब चर्चाएं कहां होती है? महासभा में। अब जो महासचिव अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, तो इसी महासभा से होते हुए इन लोगों का चुनाव होता है, याद रखेगा, ठीक है। इसी महासभा से महासचिव और उनका जो है क्या होता है? चुनाव होता है इसी महासभा से। महासचिव का कार्यकाल 6 वर्ष दिखाया गया है, वैसे तो 5, लेकिन मोस्टली अब 6 दिखाते हैं ये लोग, अपनी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष का, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, अध्यक्ष का, लेकिन महासचिव जो है उसे प्रशासनिक अधिकारी घोषित कर रखा है यूएनओ का, तो उसका 5 से 6 साल होता है, अब 6 कर दिया है इनने, समझ में आना। तो महासभा जो काम करती है, बजट पेश करना, पास करना, नए सत्र को बुलाना, पुराने सत्र को एंड करना, दुनिया की लघु संसद इसे बोला जाता है, नए देशों का प्रवेश करना, किसको प्रवेश देना है, किसको नहीं करना, इन सब पे चर्चा करता है। और महासचिव अध्यक्षों का भी जो निर्वाचन होता है यहीं पे होता है। उसके लिए कोई भी नया देश जुड़ेगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 समझ रहे हो? 193 गुणा 2/3 कर दो, ये होगा, ठीक है। 3 छक 18, 3 चक्कू 12, 64, एक बचा, कोई बात नहीं। 6 दूनी 28, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, लगभग 128 देश अगर एग्री है कि किसी देश को देश बनाना है, तो तब जाके क्या होगा, आपका कोई भी देश जो है नया देश बनेगा और उसको लेके महासभा में चर्चा होगी और महासभा इस पे बात करवाएगी। आया समझ में? अब दूसरा लिखेगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सुरक्षा परिषद लिखेगा, सुरक्षा परिषद। इसका पहला कार्य है, लिखेगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना। अगर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग करता है कोई देश, याद रखेगा, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग कर सकता है तो ये कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। जैसे पहला आर्थिक प्रतिबंध, लिख लीजिएगा, आर्थिक प्रतिबंध यही लगाता है, सुरक्षा परिषद ही लगाता है, याद रखेगा। दूसरा कूटनीतिक कार्रवाई या प्रतिबंध कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, कूटनीतिक, ठीक है। अगला लिखेगा सैन्य कार्रवाई। ये 3 प्रकार की कार्रवाई करता है, सैन्य कार्रवाई। अब मुद्दा है कि रशिया पे क्यों नहीं कर रहा है ना? मुद्दा ये है कि रशिया पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, टेंशन ना ले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना सुरक्षा परिषद का मूल जो है उद्देश्य है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी बोला जाता है, लिखेगा, ठीक है। इस सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन, लेकिन यूक्रेन के लिए कोई पुलिसमैन नहीं, यूक्रेन के लिए सिर्फ एक दर्शक, और हमारे लिए भी एक दर्शक। क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों ये सब बताया जाता है, मेरी समझ में ही नहीं आता जब ये इंप्लीमेंट ही नहीं होता है। अभी मैं बताता हूं, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, अगर कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करता है। अब मुद्दा है कि सर रशिया जब अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को भंग कर रहा है तो उस पे ये आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है ना? लगा रहा आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक भी लगा रहा है, अन्य से लगा रहा है, लेकिन अब देखो मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा समझो, ठीक। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, समझिएगा। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी, ठीक है। स्थायी में 5 आपको पता है,
रूस, दूसरा चीन, पहले ताइवान के पास था 1967 तक, 1967 के बाद चीन ने हथिया लिया, ठीक है। तीसरा फ्रांस, चौथा यूएसए, दिख रहा है ना, और पांचवा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह सकते हो, ब्रिटेन। तो ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब होता है मना करना। इन 5 में से कोई भी एक वीटो पावर लगा दे तो सुरक्षा परिषद जो है अपना काम, जो इसका काम है वो नहीं कर सकती है। यही कारण है कि रशिया ने वीटो लगा दिया, अपने खिलाफ ही थोड़ी कार्रवाई करवाएगा, सुरक्षा परिषद मौन हो गई। तो यही खतरा है वीटो पावर का, यही बताया जा रहा है। ये 5 देशों के पास ही है। अस्थायी सदस्य कौन होते हैं इसमें बता दूं। अस्थायी सदस्यता किसको प्राप्त की है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत तरीके से बता रहा हूं, याद रखेगा, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टोटल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, मैं बता रहा हूं, टोटल 10 होती है और स्थायी की 5 होती है। तो क्वेश्चन आता है सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 10 + 5 कितना? 15। समझ में आया ना। अगर पूछे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं तब 5, अगर पूछे सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितने हैं तब 10, और टोटल पूछे कि सुरक्षा परिषद में कितना है, दोनों को जोड़ देना 15। अब अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट से लिखेगा 2, ठीक है, ये कई बार पूछा जा सकता है, एशिया कॉन्टिनेंट से 2 लिखेगा। तीसरा लैटिन अमेरिका व उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट से, लैटिन अमेरिकी व उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से लिखेगा 2, ठीक है। अगला लिखेगा एक पूर्वी यूरोप से, पूर्वी यूरोप से 1, यहां पे लिख दे रहा हूं ये, ठीक है, और पश्चिमी यूरोप से 2, पश्चिमी यूरोप से 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी यूरोप से कोई भी 2 देश हो सकते हैं, पूर्वी यूरोप से देख रहा है ना आप लोगों को 1, ठीक है, लैटिन अमेरिका या उत्तर अमेरिकी से 2, एशिया कॉन्टिनेंट से 2 सदस्य हो सकते हैं अस्थायी सदस्य, और अफ्रीका से 3 और पश्चिमी यूरोप से 2 लिख लीजिएगा। माफी चाहता हूं बच्चों, है ना। समझ में आना, टोटल जोड़ लीजिएगा, 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से 5, 2 लैटिन उत्तर अमेरिका से 7, 1 पूर्वी यूरोप से 8, 2 पश्चिमी यूरोप से 10। तो ये 10 सदस्य चुने जाते हैं इन कॉन्टिनेंटों से, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 5 सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 साल में 5 सदस्य चुने जाते हैं, और 5 सदस्य चुने कहां से जाएंगे, ठीक है, वही महासभा से 2/3 बहुमत से, यानी कि 128 देश सहमत होंगे, तो तभी कोई भी अस्थायी सदस्य बन सकता है। और भारत बना है वर्तमान में, जो भारत का कार्यकाल चल रहा है 2 साल के लिए, मैं बोल रहा हूं ना, अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुना जाता है, याद रखिएगा, 2 साल होता है उसका कार्यकाल, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। स्थायी परमानेंट चलता रहता है। तो भारत का 1 जनवरी 2020 से चल रहा है, कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशिया से वर्तमान में जो 2 है उसमें से हमारा एक भारत भी है, ठीक है, एशिया से अस्थायी सदस्य में। तो वर्तमान में भारत का एशिया से 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में चल रहा है, और जो है ये अस्थायी सदस्य का भाग है। तो टोटल ओवरऑल क्या होता है, किसी भी गंभीर मुद्दे पे, ठीक है, बातचीत करने के लिए इन 15 में से 9 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मैटर जिसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा रशिया को। समझिएगा इस मतलब मीटिंग को और इस डील को समझिएगा। ये डील समझ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और इन फ्यूचर में किसी का भी आप क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, ठीक है। इसमें से दिखेगा गंभीर और बहुत ही जटिल मुद्दों पर, ठीक है, गंभीर और बहुत ही जटिल मुद्दों पर, याद रखिएगा, गंभीर और बहुत ही जटिल मुद्दों पर 15 में से 9 का होना बहुत जरूरी है, समझिएगा। 15 में से 9 का जरूरी होना है। इस 9 में से भी 5 स्थायी सदस्यों का, रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन का, समझ में आना। अगर इस स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने गंभीर और जटिल मुद्दों पे मना कर दिया तो वो मुद्दा वहीं पे ठंडे बस्ते में चले जाएगा, जैसे यूक्रेन वाला। तो रशिया ने यहां पे वीटो लगा दिया, कोई नहीं लाएगा,
देखता हूं मैं भी कैसे लाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ स्थायी सदस्य है तो उसके पास वीटो पावर है ना। कई बार मसूद के उसमें भारत कई बार यूएनओ में ले गया उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए, तो चीन ने हर बार मसूद पे क्या लगाया है, वीटो लगाया है। याद रखिएगा, हर बार वीटो लगाया है। और भारत का हर बार से वीटो से किसने किया है, रशिया ने। और हर बार अपोजिट में यूएसए तो करता ही है कई बार, अब तो ठीक है जब से भी फॉरेन पॉलिसी हमारी महंगी हुई है। तो फ्रांस देखेगा, यहां पे देखो यूरोप कॉन्टिनेंट के लगभग 3 देश, रशिया भी तो वहीं का है, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप कॉन्टिनेंट के 3 देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया है यूएनओ का। उत्तर अमेरिका से हो गया, एशिया से चीन हो गया, पहले ताइवान था, ये तो एक मुद्दा था। अब देखेगा यहां न तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कोई प्रतिनिधि है, न ही आपका उत्तर अमेरिका सॉरी दक्षिण अमेरिका से है, न ही कोई अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है। समझ में आया ना। तो ये जो है इनकी ही गुटबाजी चल रही है और इसमें वर्तमान में जो है भारत लगातार समझेगा स्थायी मेंबर बनने के लिए प्रयासरत है। क्यों? क्योंकि जो यूएनओ की शांति दूत सेना जाती है किसी भी, जैसे देखा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई बार युद्ध छिड़ जाते हैं, वहां भूखमरी आ जाती है, वहां पे वो हो जाते हैं, तो वहां पे शांति दूत भेजे जाते हैं। वो शांति दूत कोई और नहीं होते हैं, वो यूएनओ में जैसे कोई भी देश श्रद्धा से अपने सैनिक भेज सकता है, तो ऐसा सबसे ज्यादा भारत ने किया है। दूसरा, भारत के पास प्लस पॉइंट है कि भारत एक जिम्मेदार नागरिक देश, जिम्मेदार देश है, क्योंकि उसकी जो परमाणु नीति है वो ठीक है, वो क्या है मतलब पहले हम नहीं है, पहले आप फिर हम वाली है। पहले कोई अगर हम में उंगली उठाएगा तो उसके बाद ही हम परमाणु बम छोड़ेंगे, पहले हम नहीं छोड़ेंगे। समझ में ना। तो भारत की परमाणु नीति ये है। दूसरी, तीसरी, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकासशील देश, जो विकसित नहीं, विकासशील देशों के समूह में एक परफेक्ट देश बनता है। उन सभी विकासशील देशों को लेते हुए क्या करना, उनकी लीडरशिप करना। तो इन सभी पैमानों पे भारत जो है एक परफेक्ट देश बनता है। तो इसी कारण जो है भारत लगातार दावा कर रहा है कि मुझे स्थायी सदस्यता दी जाए। आ रहा समझ में? आज पढ़ा होगा सर यूएनओ, है ना, आज तक कभी ऐसे पढ़ा नहीं, हवाई में पढ़ती। बोला ना, जो बच्चे सोच रहे कि यूएनओ नहीं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ लेना यार, आपके काम आएगा। पार्ट ऑफ सिलेबस और ऐसे कवर हो जाएगा कि दिमाग खुल ही जाएगा, है ना, चलेगा। बाकी अब इसकी कौन सी सस्ता बची? संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक संगठन, है ना, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन, है ना, ये भी 1945 से ही कार्यरत है। लिखेगा 1945 से ही कार्यरत है। और इसके सदस्य देश देखिएगा, इसके संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक संगठन के सिर्फ 54 है, 193 नहीं है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक, जैसे सुरक्षा परिषद के 15 है, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक और आर्थिक के 54 है। ये भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र को देते हुए जो है क्या देती है बताइएगा, सदस्यता देती है। लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक संगठन है, तो ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे बात करता है। और जो सामाजिक हो और आर्थिक कहीं पे संकट आता है तो इसके 54 के 54 देश मिलके काम करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। और ये खासकर सामाजिक व आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उन पे जो है इसकी कार्रवाई होती है, याद रखिए। न्यास परिषद, ठीक है, अब वर्तमान में निष्क्रिय है, मैं आपको बता रहा हूं, ये भी वही बनी थी। इसका काम क्या है लिखेगा, जो यूएनओ बनने के बाद 24 अक्टूबर 1945 के बाद जो देश आजाद नहीं हुए हैं, समझ में आया ना, जो देश आजाद नहीं हुए हैं उनका एक प्रकार से कह सकते हो कि देखरेख करना, कैसा चल रहा है वहां पे, क्या नहीं चल रहा है। अगर वो बेचारे आजादी की ओर अग्रसर होंगे धीरे धीरे, तो उनको आजाद करना और उनके लिए कंडीशन तैयार करना। तो ये जो संस्था है 1999 से लगभग हर देश आजादी हो गया, अब कौन चल रहा है ऐसा, तो 1999 से इसको जो है निष्क्रिय कर दिया, ठीक है, ये प्रभाव में नहीं है।
अब लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका एक अंग है ना, यूएनओ का ही अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लिखेगा, स्थापना लिखेगा 3 अप्रैल 1946, यूएनओ बनने के बाद बना 3 अप्रैल 1946 लिखेगा। 1 मिनट है ना। पानी भी गर्म चल रहा है, आपसे कह रहा हूँ थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, पढ़ाई भी करनी है इस बीच में है ना, जॉब भी करनी है, मार्च भी चल रहा है, तो आप समझ सकते हो एक परमानेंट जॉब होती तो मैं लगातार देता हूँ, कई बार ट्रेनिंग थी बीच में है ना, पेपर था, अभी है, अभी तैयारी करनी है, मेंस भी है, क्या करे समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है ना। 3 को प्री है, 7-8 को मेंस है अकाउंट का, चलो जो भी है देखा जाएगा है ना, जब तक है जान तब तक करेंगे, ठीक है। तो 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। मैंने ऑलरेडी बताया था, इसके जितने भी यूएनओ के अंग हैं उनमें से एकमात्र ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से दूर है, द हेग में है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अब देखिएगा क्या है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें 5 अध्याय है और 70 आर्टिकल है, लिखिएगा 5 अध्याय और 70 आर्टिकल। जैसे हमारे यहाँ 22 भाग और 395 अनुच्छेद है ना, उसी प्रकार से इसके 5 भाग ये अध्याय और 70 आर्टिकल्स है इसमें, लिखिएगा, ठीक है, 70 आर्टिकल है। अब देखिएगा क्या है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, तरीके से समझिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, 9 वर्ष होता है, लिखेगा 15 न्यायाधीश होते हैं और जिसमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, टोटल समझिएगा कंडीशन, ठीक है। कोई बैठक हो रही है, सपोज करो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है, कोई बैठक हो रही है तो कोरम बोलते हैं ना, एक कोरम शब्द आता है, मतलब गणपूर्ति या कोरम बोला जाता है। गणपूर्ति या कोरम आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में पढ़ रखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। लोकसभा का 1/10 मैंने आपको बताया था, है ना। तो जब भी कोरम या गणपूर्ति होती है तो कोई भी बैठक स्टार्ट तब की जाती है जब 15 में से 9 न्यायाधीश इसमें मौजूद हो। 8 होंगे तो ये मीटिंग जो होगी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की वो कैंसिल हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है, 9 चाहिए, 9 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो 9 चाहिए, याद रखेगा। अब होता क्या है, प्रत्येक 5 साल में सब चीज तरीके से करिएगा, प्रत्येक 5 साल में इसके 3 न्यायाधीश, प्रत्येक 5 साल में लिखेगा 3 न्यायाधीश रिटायर होते हैं, प्रत्येक 5 साल में, सॉरी प्रत्येक, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, प्रत्येक 3 साल में 5 न्यायाधीश लिखेगा, प्रत्येक 3 साल में 5 न्यायाधीश इसके जो है वो रिटायर होते हैं, है ना। इसकी कार्यकारी जो भाषा है, याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच से है, लिखेगा, मैंने बोला ना कार्यकारी भाषा अंग्रेजी व फ्रेंच, लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी व फ्रेंच है। आया समझ में, अंग्रेजी व फ्रेंच, इतना आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, इसके जो नियम है वो इतने इंप्लीमेंट भी नहीं होते हैं अभी तक। लिखेगा भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से रहे हैं, सबसे पहले नागेंद्र सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, भारत 15 न्यायाधीशों में से, ठीक है, कार्यकाल होते रहता है, नागेंद्र सिंह। दूसरा लिखेगा BN राव, तीसरा लिखेगा RS पाठक, और चौथा जो है लिखेगा दलवीर भंडारी, इनके बारे में तो पूछा भी गया था, जो अभी भी है देख लीजिएगा,
दलवीर भंडारी। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश बनने वाले नागेंद्र सिंह, फिर BN राव, फिर RS पाठक, फिर दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी का तो अभी भी कार्यकाल है। इसके अलावा देखो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो इनका सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय का हेड जो होता है महासचिव होता है, और महासचिव ही यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी है, लिख लीजिएगा। महासचिव ही इसका वो होता है, प्रत्येक 6 साल होता है। ट्रिग वैली प्रथम थे, अभी आपने देखा होगा बुट्से ने जो पुर्तगाल के, वो उनका कार्यकाल चल रहा है, तो उन्हीं को बढ़ाया गया है। तो सचिवालय का हेड महासचिव ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो काम होते हैं प्रशासनिक होते हैं, ये लिख लीजिएगा। तो देखिएगा बच्चों, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास बर्बाद नहीं होगी। एक दिन अगर मैं नहीं आता हूँ तो इस बीच में मेरी मुसीबत समझिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत में मैं भी हूँ। कोई परमानेंट ये तो नहीं है कि मैं यूट्यूब ही चला रहा हूँ, है ना। अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, मेंस भी है, प्री भी है। तो कोशिश तो यही है कि आप लोगों को हमेशा पढ़ाते रहो, चाहे जो भी हो, ठीक है। और थोड़ा बुक का भी हेडेक है, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं, और हमने जहाँ प्रिंट करवाने के लिए दी है, तो वहाँ से जो भी है जल्दी हो जाएगा। फिर जॉब का भी हेडेक होता है। ऐसा है नहीं कि यार आप सरकारी जॉब में हो, कर्मचारी हो, है ना। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है अंडर में, तो कई बार हो जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कई बार नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लें। 10-15 अप्रैल के बाद जो है एक रेगुलर स्कीम में पेपर करवाऊंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। जो भी आपके जानने वाले हैं या कोई और है, उनको जुड़ने के लिए कहिएगा, है ना। और अच्छी लगती है वीडियो तो औरों को भी कहिएगा कि यार सामने वाला बंदा बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो इसी के साथ चलेगा आज जो है, आज की क्लास मैं समाप्त करता हूँ, है ना। और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। चलिए।